चीफ जस्टिस साहब ने गैर मुतवक्को तौर पे कल 9 रुकनी बेंच बना दिया और आज 11:45 पे इस बेंच की समाअत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बेंच वाकई चलेगा या फिर ये टूट जाएगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में एक नई तारीख रकम हो गई। काजी फायज ईसा साहब को 87 दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया? ये सदर मोहतरम ने किया। और सदर मोहतरम कौन है? वो हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था। तो सदर मोहतरम क्या इनका दिल बदल गया है या फिर ये सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मेरे समेत ज़्यादातर तजियाकारों का ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस की पटिशन की हेयरिंग नहीं करेंगे और ये बेंच नहीं बनाएंगे। लेकिन खिलाफ तवक्को अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दिया और इस बेंच में 9 जजेस को शामिल किया गया और उसमें वो 3 जजेस भी शामिल हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुखालिफ समझा जाता है। तो ये एक हैरान कुन वाक़या था, एक हैरान कुन मूव थी और इसका ये जो बेंच की फॉर्मेशन है ये भी हैरान कुन है। और फौरी तौर पे जब आज 11:45 के लिए इसकी हेयरिंग रखी गई तो उस पर भी बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला क्यों किया और इसका क्या मकसद हो सकता है। इस पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये है कि इस बेंच के अंदर 3 ऐसे जजेस हैं जो 184(3) के इख्तियार के बारे में अपनी राय पहले से दे चुके हैं और उनका ये कहना है कि ये फैसला 3 रुकनी या 4 रुकनी कमेटी को करना चाहिए। ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बेंच बना सकते हैं ना ये फैसला कर सकते हैं। तो अब उसी 184(3) के तहत ये बेंच बना है और अब जब कल उन जजेस को इस बेंच में बैठना पड़ेगा तो 2 वेन्यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये तीनों जजेस जो हैं इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दें, जिसके बाद ज़ाहिर है ये बेंच टूट जाएगा। और अगर ये बेंच टूट गया तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस होंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट से पहले वाकई इस मसले को निपटाना चाहते हैं तो फिर ये नया बेंच बना देंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते हैं कि वो इस सारी कंट्रोवर्सी से अपने आप को निकालें और अपना टेन्योर पूरा करें और बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट लेके घर चले जाएं तो फिर ये नया बेंच नहीं बनाएंगे और फिर ये इशू सस्पेंड हो जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर बिज़नेस एज़ यूजुअल चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह बेहतर जानता है, फ़ैसले तो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं या फिर वो लोग जो ये फ़ैसले कर रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि शायद आज ये बेंच टूट जाए और उसके बाद ये कार्रवाई मुअत्तल हो जाए और फिर मामलात आगे ना जा सकें, क्योंकि 3 जजेस ऐसे हैं कि जो अपनी राय पहले से दे चुके हैं। अब वो 3 जजेस अपनी आरा के खिलाफ इस बेंच का हिस्सा क्यों बनेंगे? और अगर वो बनेंगे तो फिर उनके ऊपर भी सवाल उठेगा कि जनाब आप तो पहले ये राय देते रहें लेकिन आज आप इस बेंच का हिस्सा बन गए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? और अगर इस बेंच की कार्रवाई होती है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच बना देते हैं और वो बेंच कार्रवाई जारी रखता है तो फिर भी बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। पहला सवाल तो ये किया जाएगा कि जनाब इसमें कोई शक नहीं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को पसंद नहीं करते, आप नहीं चाहते कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी मिलिट्री एक्ट के तहत हो और वो भी उनका केस भी मिलिट्री एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में चले। आप नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के दौर में 25 केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो चुके हैं और उन ट्रायल के दौरान ना चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ना ही लतीफ़ खोसा साहब के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर सिविलियन के केसेस नहीं चलने चाहिए। लिहाजा उस दौर में जब ये काम होता रहा तो इमरान खान साहब भी खामोशी से उसको बर्दाश्त करते रहे और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और उनके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब और इनके साथ साथ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को कोई एतराज़ नहीं था। और शायद उसकी वजह यह हो कि उस ज़माने में जो केसेस हुए थे उनमें मेजॉरिटी केसेस का ताल्लुक या मेजॉरिटी मुल्ज़मान का ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ था या फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ था, उसमें पंजाबी लोग बहुत कम थे। लेकिन आज जब आपको अचानक महसूस हुआ कि अब क्योंकि 7-8 हज़ार पंजाबियों के ख़िलाफ़ ये केस होने लगे हैं और इनके ट्रायल जो हैं वो ज़ाहिर है अदालतों के अंदर स्पेशल कोर्ट्स के अंदर होने लगे हैं और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब जैसा पंजाबी लीडर जो है
उसका केस भी ज़ाहिर है इस स्पेशल कोर्ट में जा रहा है। तो फिर फौरी तौर पे लतीफ़ खोसा साहब आप भी उठ गए और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का भी ज़मीर जो उसने आवाज़ दी, और फिर जवाद एस ख्वाजा साहब साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और वो फौरी तौर पर एक्टिव हो गए और मैदान में आ गए और फिर उन्होंने पटिशन कर दी। मैं पहले ये कह रहा हूँ कि मैं इस से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, मैं इस सिनेरियो से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, मैं इस प्रोपेगेंडा से भी इत्तफ़ाक़ नहीं करता, लेकिन अब ये क्योंकि मार्केट के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म से भी इस आवाज़ को ज़रूर मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान तक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाऊँ कि फिर ये बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो जजेस हैं वो पंजाबी हैं और मुल्ज़म वो पंजाबी हैं और इसके साथ साथ जो पटिशनर हैं वो भी पंजाबी हैं, और इसमें साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोड ऑफ कंडक्ट का भी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब साबिक़ हो जाए तो वो किसी लिटिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन जवाद एस ख्वाजा साहब ने बाकायदा लिटिगेशन का हिस्सा भी बने और इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी की, और यूँ महसूस होता है कि ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को स्पेशल कोर्ट से बचाया जा सके और उनको ट्रायल से बचाया जा सके, और ये कोशिश की जाए कि उनके खिलाफ जो फैसला वो मिलिट्री कोर्ट से ना हो और इनके जो मुकदमात है वो आम कोर्ट्स में चलते रहें, ताकि अगले 20-25 साल तक इनका फैसला ना हो सके और इस दौरान इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के इन तमाम केसेस को निपटा लें। तो बहुत से सवाल हैं जो अब ज़ाहिर है लोगों ने पूछने हैं, और वो हक बजानब भी हैं कि जब किसी और नेशनलिटी के साथ या किसी और कबीले के साथ या किसी और शहरियत के हामिल लोगों के साथ ये सब कुछ होता है तो उस वक्त हमारे जजेस भी बर्दाश्त कर लेते हैं, गवर्नमेंट भी बर्दाश्त कर लेती है, एस्टैब्लिशमेंट भी बर्दाश्त कर लेती है, वकला भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब हाथ पंजाबी लीडरों पर पड़ता है तो उसके बाद एक नया रिएक्शन आता है। तो बहुत सारे सवाल जो हैं इस मुकदमे के साथ उठना शुरू हो जाएंगे। अब एक और सवाल भी है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या ये बेंच ये फैसला कर देता है कि सिविलियन के केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेंगे, तो क्या फिर इमरान खान साहब के लिए जो एक सिविलियन स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी और उसके ऊपर भी एक निगरान जज तैनात किया जाएगा और वो निगरान जज इस केस का तयन करेगा और इस केस को परसू करेगा, क्या ऐसा होगा? और अगर ये बेंच ये फैसला कर देता है कि ठीक है आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है, लिहाजा मिलिट्री कोर्ट में इन सब का फैसला या इन का केस चल सकता है, तो फिर डेफिनेटली एक दूसरा सिनेरियो होगा, फिर ये बाकायदा ठप्पा लग जाएगा, आखिरी मोहर लग जाएगी, फिर इमरान खान साहब को सारे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ही भुगतना पड़ेंगे। बहरहाल ये केस ऐसा केस है या आज की समात ऐसी समात है कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर तक सुनी जाएगी और इसका रेफरेंस दिया जाएगा, और इसके साथ साथ एक नया बहरान पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली पैदा होगा। अब अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे कि एक जब बहरान से निकलते हैं तो फौरी तौर पे एक नया बहरान स्टार्ट हो जाता है, और आज का दिन भी एक बहरान का दिन है। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि कल सदर मोहतरम ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनके टेन्योर के स्टार्ट होने से 87 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान पैदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में चीफ जस्टिस साहबान की जो तैनाती है वो 15 से 20 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। सिर्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो नोटिफिकेशन था वो 2.5 महीने पहले जारी किया गया था, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के नोटिफिकेशन ने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं जो ज़ाहिर है पूछने चाहिए इस वक्त कि ये काजी फायज़ ईसा साहब वही काजी फायज़ ईसा साहब हैं कि जिनके खिलाफ सदर मोहतरम ने रेफरेंस दायर किया था कि ये नाहल है और बतौर जज इनको ओहदे से हटाया जाए। फिर जब इनके हक में फैसला हो गया काजी फायज़ ईसा साहब के, तो क्यूरेटिव रिव्यू में भी प्रेसिडेंट साहब ने एक लेटर लिखा था और उसमें भी गए थे। लिहाजा अगर देखा जाए तो सदर मोहतरम काजी फायज़ ईसा साहब को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर इसी सदर मोहतरम ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन 87 दिन पहले जारी कर दिया। क्यों जारी किया? सदर साहब इसको टाल सकते थे, सदर साहब इसमें कुछ पड़ताल कर सकते थे, पूछ सकते थे कि 87 दिन पहले क्यों जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सदर मोहतरम इनकार भी कर सकते थे सारे से, लेकिन सदर मोहतरम ने फौरी तौर पर दस्तखत करके प्रेस रिलीज़ भी जारी की और इमीडिएटली फिर वजारत कानून ने इसका नोटिफिकेशन बना के जारी भी कर दिया। तो ये एक बड़ा हैरान कुन वाक़या, और ये वाक़या शायद साबित करता है कि वाकई इमरान खान साहब और सदर मोहतरम के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अब फैलते चले जा रहे हैं और इनका ताल्लुक़ तकरीबन टूट चुका है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का नुकसान
डेफिनेटली इमरान खान साहब को होगा। तो अगर चेयरमैन साहब को नुकसान पहुंचाना सदर साहब का मकसद था तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब आरिफ अलवी साहब भी, इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है और अब ये इमरान खान साहब के उतने करीब नहीं है जितना इनको होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस नोटिफिकेशन की वजूहात क्या हो सकती है। तो इसकी दो वजूहात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। पहली वजह तो ये है कि बार बार ये पॉइंट उठाया जा रहा था कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब हैं, इनको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया गया था। जब ये अदलिया का बहरान पैदा हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो आपको याद होगा कि उसके बाद इन तमाम जजेस को जिनको जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने हटा दिया था या फिर वो पीसीओ पर हल्फ उठाने के लिए तैयार नहीं हुए थे तो उनको फारिग कर दिया गया था। तो उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इन तमाम जजेस को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बहाल किया गया था, जो ये उस वक्त का बड़ा हैरानकुन वाक़या था। और ये याद रखें कि कोई भी गवर्नमेंट जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकती है वो अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस भी ले सकती है। तो एक बात डिस्कस हो रही थी, बार बार एक नुक्ता डिस्कस हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी वक्त जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब का नोटिफिकेशन वापस ले सकते हैं, उनकी बहाली को सस्पेंड कर सकते हैं, जिसके बाद ये ज़ाहिर है चीफ जस्टिस नहीं रह सकेंगे। तो उसके बाद ये एक ख्याल था कि अगर चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया तो क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब उनकी जगह हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को यकीन नहीं था कि काजी साहब हल्फ लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि काजी साहब उस वक्त ऐन इनकार कर देते कि मेरा जब टन्योर शुरू होगा तो मैं फिर ही हल्फ उठाऊंगा। तो इस हिच को या इस खदशे को दूर करने के लिए काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दिया गया कि अगर किसी वक्त जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो काजी साहब ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और कोई बहरान पैदा नहीं होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए जो होंगे इस पर एतराज़ नहीं कर सकेंगे। तो एक नुक्ता तो इसका ये। दूसरा नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पावर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उसके सामने एक नई शख्सियत को खड़ा कर देना। इस किस्म का वाक़या जनरल असलम बेग साहब के दौर में हुआ था, जब वो रिटायर हो रहे थे और नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया था। तो उस वक्त जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब को बहुत जल्द, बल्कि असलम बेग साहब की रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उनको तैनात कर दिया गया था। जब उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसका नुकसान या फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने जनरल असलम बेग की तरफ जाने से इनकार कर दिया और वो फौरी तौर पे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तरफ जाना शुरू हो गए। तो वो फ़ौज को पता चल गया कि हमारा अब चीफ जो है वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ है। तो अब शायद उसी तारीख को दोहराया गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर दिया गया। तो उसके बाद अब जो जूनियर जजेस हैं वो जस्टिस उमर अताब बंदियाल के बजाय वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे और उनकी राय को ज़्यादा मुकद्दम समझेंगे। तो एक दूसरी चेयर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लगा दी गई है, जिसका ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है या फिर दूसरे जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख्यालात से इत्तफाक नहीं करते वो मजबूत हो जाएंगे। तो इसका ये भी एक नुक्ता बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पे दोबारा मैं सदर मोहतरम की तरफ आता हूँ कि आपको याद होगा कि सदर मोहतरम ये वही सदर मोहतरम है आरिफ अलवी साहब जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और ये ऐन वक्त पे बीमार होकर चले गए थे और फिर प्राइम मिनिस्टर का हल्फ चेयरमैन सेनेट ने लिया था, आपको याद होगा। फिर ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तैयार नहीं थी, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खत लिखते थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखते रहे, ये आर्मी चीफ को भी खत लिखा करते थे, आपको याद होगा। और ये किसी तरह गवर्नमेंट को चलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तो अचानक इन्होंने गवर्नमेंट के सिर्फ ख्यालात पढ़ के या गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन पे फौरी तौर पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन्हें तैनात कर दिया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात क्या हैरान कुन नहीं है? और अगर ये हैरान कुन है तो इसके अंदर सबके लिए इशारे हैं कि इमरान खान साहब का साथ अब सिर्फ 2-4 लोग ही निभा सकते हैं, बाकी सब इनका साथ छोड़ चुके हैं।